जिसे अपने हार से डर नहीं लगता, उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसी क्रम में मैं आज सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं राजन कुमार अपने YouTube चैनल तुरंत पंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात छोटी लेकिन महत्वपूर्ण के इस कड़ी में आज का हम लोग का टॉपिक है विदेशी साहित्य। तो विदेशी साहित्य के बारे में हम समझेंगे। पहले के जो वीडियो थे मैंने उसमें बताया था कि साहित्य क्या है और सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करा था। अब उसी कड़ी में आगे की तरफ बढ़ेंगे और आज देखेंगे आज विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य के क्रोनोलॉजी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि पहले यूनानी आए थे, फिर चीनी आए थे, फिर अरबी साहित्य आया था। मतलब धीरे धीरे करके उसका प्रोसेस बढ़ता चला गया था। तो सबसे पहले यूनानी साहित्य को अगर देखें तो इसको हम लोग 3 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला है सिकंदर के पूर्व का यूनानी लेखक, फिर आएगा सिकंदर के दौरान के यूनानी लेखक, फिर आएगा सिकंदर के पश्चात यानी बाद का यूनानी लेखक। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस हिसाब से मैंने एक एक करके एक्सप्लेन करा। एक है सिकंदर के पूर्व के यूनानी लेखक। तो सिकंदर के पूर्व के जो यूनानी लेखक हैं वो है हेरोडोटस और टेसियस। ये 2 नाम ऐसे थे जो उस दौर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। उस दौर में इन्हीं का खेमा चलता था, इन्हीं की बातें चलती थी, इन्हीं की बातों को लोग सुनते थे और समझते थे। तो जो यूनानी लेखक थे सिकंदर के पूर्व के यूनानी लेखक वो हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता के नाम से भी जानते हैं। इनकी एक पुस्तक थी जिसे हिस्टोरिका नाम देते हैं। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है, जो 5वीं शताब्दी बीसी पूर्व में इन्होंने लिखा था और लोगों के बीच साझा की थी। और दूसरे आते हैं, दूसरी बात मैं ये करूं कि जो हिस्टोरिका थी और फिर जो इतिहास लेखन हेरोडोटस थे और फिर टेथियस, तो ये दोनों भारत के भ्रमण कभी किए नहीं थे, भारत के तरफ कभी आए नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इतिहास के बारे में बताया और भारत के बारे में बहुत कुछ हद तक जानकारी भी दी थी। तो इस चीज को मतलब समझा जा सकता है कि जो व्यक्ति भारत कभी भ्रमण किया नहीं और वो भारत के बारे में लिख रहा है, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं वो सुनी सुनाई बातों को ज्यादा फोकस करेगा और वो बताएगा कि ये चीजें जो हमने देखी नहीं थी फिर भी लोगों के बीच वो बातें जाएंगी, तो कहीं ना कहीं सुनी सुनाई ही आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर हम अगली कड़ी में बढ़ते, सिकंदर के दौर के यूनानी लेखक, मतलब कि जब सिकंदर का दौर चल रहा था उस समय भी यूनान के कुछ लेखक थे और उनके बारे में लिखा करते थे। तो उसके दौर के जो लेखक थे, एक थे निरियाकस और दूसरे थे असिस्टोबुल्स। ये क्या थे, उस दौर के, मतलब सिकंदर के दौर के थे। ये क्या भारत का प्रत्यक्ष अवलोकन किए थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति भारत को घूमा, भारत को समझा, भारत को देखा और भारत की जो रूपरेखा है उस चीज को समझा, फिर जाकर कहीं ना कहीं अपने पुस्तक को प्रकाशित किया या ग्रंथ को लाया, लोगों के बीच साझा की, बताई, तो समझ सकते हैं कि वो कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा और वो कितने अच्छे तरीके से अपने विचार को साझा करेगा भारत के प्रति। तो ये चीजें थी जो निरियाकस और असिस्टोबुल्स में थी, जो उनकी पुस्तक के द्वारा उनके विचार को हम लोग समझ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्रम है सिकंदर के पश्चात के यूनानी लेखक। तो सिकंदर के पश्चात के यूनानी लेखक को हम लोग 2 चरण में यानी 2 टुकड़ों में यानी 2 भाग में करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सिकंदर के पश्चात के यूनानी लेखक में पहले आता है मौर्यकालीन दौर, फिर उसके बाद आता है मौर्योत्तरकालीन यानी कि मौर्यकालीन, यानी कि मौर्य का जब समय चल रहा था उस समय भी कुछ यूनानी लेखक थे जो लिखा करते थे। फिर उसके बाद आता है मौर्योत्तरकालीन, यानी कि दूसरा जो भाग है वो हमारा है मौर्योत्तरकालीन, यानी कि मौर्य का अंत, मौर्य के अंत के समय को मौर्योत्तर काल बोलते हैं। क्लियर। अब आप इसमें देखिए मौर्यकालीन यूनानी लेखक में आप देखेंगे मेगास्थनीज की क्या है, इंडिका। ये मेगास्थनीज
जो इंदिका, जिनकी पुस्तक है इंदिका, जिन्होंने मौर्य के दौर को कहीं ना कहीं मौर्य के बारे में अच्छे से विवरण दी, क्योंकि उसी समय में इनकी पुस्तक लिखी जा रही थी और वो कहीं ना कहीं यूनान के थे, बट वो भ्रमण करने के लिए 7 वर्षों से भारत में रहे थे और वो फिर भारत को 7 भागों में बांटा। मतलब 7 साल से भारत में रहे, भारत को देखे, भारत को समझे और फिर 7 भागों में बांटकर उस चीज को समझा कि हम भारत को 7 भागों में बांट सकते हैं। उसमें अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी है, उस चीज के हिसाब से 7 स्तर पे बांटा, फिर 7 वर्षों तक यहाँ पर रहे और फिर जाकर कहीं ना कहीं उनकी पुस्तक इंडिका मौर्य काल के समय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और फेमस हुई। तो ये थी इंडिका के बारे में कुछ जानकारी। फिर आते हैं मौर्योत्तर कालीन। फिर मैं एक चीज और बताना भूल गया कि जो मेगास्थनीज थे वो इंडिका में लिखते हैं, मतलब दास प्रथा के बारे में वो जानकारी दे नहीं पाते। उनको दास भारत में दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि दासों की स्थिति क्या है उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने लिखा और बताया कि भारत में कोई दास सामाजिक स्थिति कोई थी ही नहीं, कोई दास जाति थी ही नहीं, जिसके बारे में उन्होंने चर्चा की है अपनी पुस्तक इंडिका में। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आता है मौर्योत्तर कालीन यूनानी लेखक। अब मौर्यों के बाद आता है मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्यों का एंडिंग समय, यानी कि लास्ट दौर। तो उस समय भी 2 यूनानी लेखक थे जिन्होंने लिखा था उस दौर को। तो उस दौर में एक थे टॉलमी और दूसरे थे प्लिनी। उस दौर के जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे टॉलमी और प्लिनी, ये क्या थे, इन्होंने भी लिखा था, इन्होंने भी बताया था कि इस दौर में क्या क्या चीजें थी और कैसे चल रही थी। तो इसके बारे में आप टॉलमी की जो ज्योग्राफी ग्रंथ हैं, उनकी पुस्तक या ग्रंथ जो भी कह लें, ज्योग्राफी, टॉलमी के द्वारा लिखी गई ज्योग्राफी, उसमें उन्होंने बताया कि मौर्योत्तर कालीन यूनानी लेखक या यूनानी दौर कैसा चल रहा था। फिर उसके बाद अगला देखते हैं प्लिनी की पुस्तक का नाम है, या ग्रंथ कह सकते हैं, नेचुरल हिस्टोरिका। ये चीज क्या थी, ये दोनों पुस्तक में बताया गया था कि मौर्योत्तर काल कैसे कैसे एंडिंग फेज में था और उस दौर के यूनान, मतलब कि यूनान के ही जो लेखक थे उन्होंने ही इस चीज को बताया था। फिर आगे देखते हैं एक और बुक आता है हमारे जहन में, वो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये क्या होती है, ये यूनानी कोई नाविक हैं जिनको अभी तक क्या हुआ कि उनको पहचाना नहीं गया, वो क्या है, अज्ञात हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है कि आखिर ये पुस्तक कौन लिखे हैं, उनका नाम क्या है। बट इतनी जानकारी हमको मिलती है कि वो एक यूनान के नाविक हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क्स बनता है कि पेरिप्लस एरिथ्रियन सी किस यूनानी लेखक द्वारा प्रकाशित की गई थी। बट जो पेरिप्लस एरिथ्रियन सी है उसके बारे में जानकारी हमको मिलता है कि वो उसमें क्या जानकारी देते हैं। ये जानकारी है हम लोगों को, जैसे भारतीय बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं पर चर्चा है, मतलब कि भारत के कैसे कैसे बंदरगाह थे, कितने बंदरगाह थे और बंदरगाह पे क्या क्या चीजें उतरती थी, फिर उसको कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की गतिविधियां की जाती थी, इसके बारे में कहीं ना कहीं इस पुस्तक में जानकारी हमको मिलती है। फिर दूसरी आती है, यानी कि व्यापारिक वस्तुएं क्या थी, कौन सी चीज, कौन से ऐसे वस्तु थे जिसका हम लोग व्यापार करते थे, फिर व्यापार में हम लोग को क्या लाभ मिलता था, नहीं मिलता था, इस चीज की जानकारी कहीं ना कहीं ये पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी हमको देता है। तो फिलहाल मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।